नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वो नेता जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकार भी चलाते हैं, वो संगठन भी चलाते हैं। वो नेता जिनसे पूछे बिना न तो सरकार में कोई बड़ा फैसला हो सकता है और ना ही संगठन में। वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश के भरी बैठक में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्पष्ट शब्दों में यह कह दिया था कि संगठन जिस व्यक्ति को दायित्व देता है उसके साथ चलना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उससे नाराज हैं, अगर आपको संगठन से कोई नाराजगी है, संगठन के किसी व्यक्ति से कोई नाराजगी है, तो अपने बाथरूम में जाइए, चीखिए, चिल्लाइए, रोइए, लेकिन जब बाहर निकलिए तो बिल्कुल शांत मन के साथ निकलिए। पार्टी के अनुशासन का उल्लंघन कभी मत कीजिए। अब ऐसे नेता को अगर बोलने की जरूरत पड़ गई, ऐसे नेता को अगर करने की बजाय नसीहत देने की जरूरत पड़ गई, तो इसका मतलब ये मानकर चल लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। थोड़ा बहुत अंदाजा तो आपने लगा लिया होगा और मैं एक एक करके उन तमाम तथ्यों को अपनी इस स्टोरी में आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज धन्यवाद भी कहूंगा और एक अपील भी कहूंगा। हमारे इस परिवार का कारवां जो है, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के परिवार का जो कारवां है वो 1,26,000 को पार कर गया है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे परिवार का अंग बने हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए एक हौसला है, आप लोगों का प्यार है और आप लोगों के इस प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और अपील करना चाहूंगा। 19 वर्षों तक रिपोर्टिंग की है तो इस कुर्सी पर बैठकर ज्ञान देने में बहुत ज्यादा मजा आता नहीं है। मजा तो फील्ड में उतरकर आपके मुद्दों को आप तक पहुंचाने में आता रहा है। लेकिन उसके लिए संसाधन की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत होती है और उसके लिए आपके मदद और साथ सहयोग की भी जरूरत है। 1,26,000 का परिवार, इतना तो मैं मांग ही सकता हूं। मेरे स्क्रीन के एक तरफ आपका मेंबर ज्वाइन वाला स्क्रीन भी चल रहा होगा। सिर्फ महीने का 89 रुपए का खर्च है, यानी रोजाना के आधार पर 3 रुपए से भी कम का। आप कोशिश कीजिए कि स्पेशल व्यूअर के तौर पर आप संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें और बहुत ज्यादा, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा समय तक रहने की जरूरत नहीं है। अगर 89 रुपए महीना है, अगर आप कायदे से 1 साल तक भी इस मेंबरशिप को कंटिन्यू कर देते हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मेरे स्क्रीन पर मैं अपना QR कोड भी दिखा रहा हूं। अगर आप मेंबर बनेंगे, स्पेशल व्यूअर के तौर पर ज्वाइन करेंगे तो वो यूट्यूब के थ्रू हमारे पास आएगा, लेकिन मैं अपने स्क्रीन पर अपना QR कोड भी दिखा रहा हूं। आप उसको स्कैन करके 500 रुपए, 1,000, जो भी राशि आपको उचित लगे वो सीधे हमारे अकाउंट में, सीधे हमारे खाते में पहुंचा सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग नहीं, अगर आप में से 5-10% लोग भी सामने आ जाते हैं, हमारे व्यूअर सामने आ जाते हैं, तो हम जिस तरह का विजन लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं उसे पूरा करने में हमें बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो अगर आप कर सकते हैं तो आगे बढ़िए। और एक बार आपको जरूर कहूंगा, अपना मीडिया बनाना है जो आपकी बात करे, तमाम खबरों को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखे, तो थोड़ा सा योगदान आपको भी करना होगा। तो आगे बढ़िए। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात कर रहा हूं। संगठन के आदमी हैं। गुजरात में ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनके लिए हमेशा गुडी गुडी ही रहा। कई बार संगठन में किनारे किए गए, बड़े नेताओं के द्वारा किनारे किए गए, बड़े नेताओं के परिवारों द्वारा किनारे किए गए। लेकिन चूंकि ये व्यक्तिगत मसला है तो बहुत ज्यादा इसका जिक्र मैं नहीं करूंगा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने पार्टी को आज जिस मुकाम पर पहुंचा दिया है, उस मुकाम पर इससे पहले किसी नेता ने नहीं पहुंचाया, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं पहुंचाया। इस बात में कोई दो राय नहीं। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में है उसमें अमित शाह का बड़ा योगदान है। और वही अमित शाह ये कह रहे हैं कि अगर हमने सनातन का अपमान किया तो फिर हमें हार का सामना करना पड़ेगा। यानी सनातन का अपमान करने वाले व्यक्ति को कभी भी वो सरकार नहीं बना पाएगा। सरकार बनाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए संतों का आशीर्वाद जरूरी है। कहे तो वो गुजरात की धरती पर रहे थे, लेकिन इसका मतलब और मायने उत्तर प्रदेश की धरती से निकल रहा था। अमित शाह जैसे नेता को बोलने की जरूरत पड़ गई, जबकि वो एक फोन घुमाकर ये तमाम चीजें कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए या कोशिश की,
हो नहीं पाया। ये बताता है अपने आप में कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और इससे पहले कि लोग तमाम तरह की बात कहे, योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता की बात कहे, उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई सवाल नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े लोकप्रिय नेता को भी इस देश की जनता ने पटखनी दी है। अगर माहौल बदल जाता है तो फिर चुनावी फिजा बदलने में वक्त नहीं लगता। और जो तुलना करते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की, जरा उनको बता दूं कि 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले संसदीय बोर्ड ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुना था, तो उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री रहे, उन राजनाथ सिंह पर भरोसा नहीं किया, बल्कि गुजरात से अपने सिपहसालार अमित शाह को भेजा। राजनाथ को कहकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी। अमित शाह ने उस दौरान टारगेट फिक्स किया था यूपी में 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का। तमाम विपक्षी नेता हंसते हुए कहते थे कि भैया इतने तो विधायक नहीं है, इतने आप सांसद जिताने की बात कर रहे हो, और पूरा यूपी आपके हाथ में चला जाएगा तो बाकी राजनीतिक दल कहां जाएंगे। लेकिन जो चुनावी नतीजा आया उसने ये बताया कि अमित शाह की रणनीति काम कर गई। 80 में से 73 सीटें एनडीए गठबंधन को 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली। 71 सीट जो थी बीजेपी ने जीती, 2 सीट जो थी वो अपना दल ने जीती, यानी 80 में से 73। और बाकी जो 7 सीटें हैं वो समझिए कि परिवार के खाते में चली गई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव। उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने ओबीसी नेता केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और जब यूपी की राजनीतिक फिजा को पूरी तरह से समझ लिया तो उन्होंने 6 चेहरे पोस्टर पर चिपका दिए और यूपी की जनता को एक संदेशा देने की कोशिश की कि आप, किसी को ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए था तो कलराज मिश्रा, कोई राजनाथ के समर्थक थे, कोई उमा भारती के समर्थक थे, कोई केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक थे, तो सबको अमित शाह ने संतुष्ट करने के लिए 6 नेताओं के चेहरे लगा दिए। उन 6 नेताओं के चेहरे जो पोस्टर पे थे उसमें योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं थे। बाद में कैसे वो 6 नेता पीछे हटते चले गए, राजनाथ सिंह ने खुद मना कर दिया, उमा भारती के नाम पर सहमति बनी नहीं, केशव प्रसाद मौर्य का नाम फाइनल होते होते उसमें एक लोचा आ गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जो थे वो मनोज सिन्हा के नाम पर उन्होंने एक तरह से मोहर लगा दी। लेकिन फिर आरएसएस को लगा कि नहीं, मनोज सिन्हा मतलब सब कुछ गुजराती लॉबी के हाथ में जाना, तो वो योगी आदित्यनाथ को लेकर आए और नरेंद्र मोदी अमित शाह ने थोड़ा बहुत किंतु परंतु करने के बाद उसको स्वीकार कर लिया। लेकिन 2017 की जीत जो थी वो अमित शाह की रणनीति की जीत थी, ये बात कोई भी इसको मानने से इंकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक फिजा को समझते हैं, उत्तर प्रदेश के माहौल को समझते हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातियों का समीकरण बनाया, साधु संतों सन्यासियों का एक तरह से उन्होंने एकजुट किया, उसके लिए आरएसएस का उपयोग करना हो तो आरएसएस का उपयोग किया, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं कार्यकर्ताओं का उपयोग करना हो तो उनका उपयोग किया। यानी हर तरीके से अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने का काम किया। और अब वही अमित शाह ये कह रहे हैं कि सनातन को नजरअंदाज करने वाले कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। और ये क्यों निकलकर सामने आ रहा है, और पूरा मौका दिया उन्होंने। आज जो है शंकराचार्य चले गए, प्रयागराज माघ मेले से बिना स्नान करे हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चले गए। यह सिर्फ एक शंकराचार्य का मामला नहीं, यह सिर्फ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का मामला नहीं है। इसने इस देश के हिंदुओं में एक अजीब तरह का गुस्सा भर दिया है। आप भले ही माने या ना माने, वो अभी आपको सामने नजर नहीं आ रहा होगा। यूजीसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जब हिंदू ठंडे दिमाग से सोचना शुरू करेगा तो फिर वो सोचेगा समझेगा कि एक सनातनी परंपरा का नाम लेकर जो पार्टी सत्ता में आई, जिसने संत के नाम पर, महंत के नाम पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया, उनके शासनकाल में एक शंकराचार्य को माघ मेले से बिना स्नान किए वापस लौटना पड़ा। 11 दिनों तक धरने पर बैठे रहे, कोई मनाने नहीं गया। अमित शाह इस बात को समझ रहे हैं। जरा मैं बता दूं कि शंकराचार्य ने प्रयागराज की धरती यानी माघ मेले को छोड़ते हुए क्या कहा कि बंधुओं, आज शब्द साथ नहीं दे रहे और स्वर बोझिल है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर आते हैं, लेकिन आज यहां से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की थी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुछ इन्हीं शब्दों के साथ बुधवार को माघ मेला छोड़ दिया
और माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ, संगम स्नान जाने के दौरान उनके शिष्यों के साथ, उनके बटुकों के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, वो तमाम बातें तो आपको पता है। क्या आरोप लगे, किस तरह के आरोप लगे, फिर कैसे बयानबाजी हुई। तो इसके बाद पिछले 11 दिनों से शंकराचार्य अपने शिविर के बाहर उसी स्थान पर बैठे थे जहां पुलिस ने उन्हें छोड़ा था। शंकराचार्य प्रमुख रूप से अपनी मांगों पर अड़े थे कि प्रशासन उनसे क्षमा मांगे और ससम्मान उन्हें स्नान के लिए ले जाए। शंकराचार्य की इन दोनों बातों में ससम्मान स्नान की बात तो प्रशासन ने स्वीकारी, लेकिन माफी नहीं मांगी। शंकराचार्य ने बताया, प्रयागराज मेला क्षेत्र छोड़ने से ठीक पहले शंकराचार्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए उल्लेख किया इस बात का कि प्रशासन ने मंगलवार रात और बुधवार सुबह ब्रह्मचारी श्रीधरानंद व चंद्र प्रकाश उपाध्याय के माध्यम से उन्हें यह मौखिक प्रस्ताव दिया था कि वो उन्हें ससम्मान पालकी पर ले जाकर स्नान कराने को तैयार है। साथ ही पुष्प वर्षा भी कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में मौनी अमावस्या के अवसर पर चारों शंकराचार्यों को पालकी पर बैठाकर स्नान कराने ले जाया जाएगा। इसका एक प्रस्ताव तैयार होगा जिसका प्रारूप उन्हें भी दिया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो इसमें जिन बटुकों, जिन ब्रह्मचारियों और जिन सनातनियों का अपमान हुआ था उस पर चर्चा नहीं की गई थी इस प्रस्ताव में। ऐसे में अगर वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो भविष्य में कभी खुद को जवाब नहीं दे सकते थे। उनकी अंतरात्मा हमेशा कहती कि प्रशासन की सुविधा अपने प्रियजनों के अपमान की कीमत पर मिली है, यहां वो सुविधा की रेवड़ी लेने नहीं आए थे। यह सम्मान की बात है। और बिना स्नान किए शंकराचार्य चले गए। अमित शाह ने पहले ही चेताया था। 15-16 घंटे पहले अमित शाह ने गुजरात की धरती पर सीधे सीधे एक बड़ा संदेशा देने की कोशिश की थी। और क्या कहा था अमित शाह ने गुजरात की धरती पर? गुजरात के गांधीनगर में स्वामीनारायण संप्रदाय के एक कार्यक्रम में उन्होंने खुलकर कहा था कि जो सरकार सनातन धर्म के अनुयायियों को निराश करती है वह देश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकती। उनके इस बयान को आने वाले राजनीतिक हालात और सांस्कृतिक विमर्श, अब आने वाले राजनीतिक हालात की बात कर ले, सांस्कृतिक विमर्श की बात कर ले, सनातन का अपमान का जो सबसे बड़ा जो उदाहरण अभी था वो सीधे सीधे जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो हुआ वो था। अमित शाह ने एक संदेशा दे दिया, 15-16 घंटे पहले संदेशा दे दिया। वहां लखनऊ में हलचल मची, प्रयागराज में अधिकारियों को टटोला गया और उसके बाद शंकराचार्य ने बता दिया कि किस तरह का संदेशा उनके पास भेजा गया था। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया जिनका अपमान हुआ है उनसे भी तो माफी मांगिए। लेकिन क्या करें, ईगो, अहंकार सब कुछ आ जाता है। अमित शाह को जो अपना काम करना था वो कर दिया। लेकिन मैं फिर अब आप दर्शकों से पूछूंगा कि अमित शाह जिनके हाथ में सब कुछ है, अगर उनको बोलने की जरूरत पड़ रही है, अगर उनको बताने की जरूरत पड़ रही है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इक्वेशन में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। या फिर मैं ये मान लूं कि नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की बात को योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाने से इंकार कर दिया। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह में जिस तरह का संबंध है वो हम और आप सभी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद पर जाना चाहते हैं, अमित शाह उनकी दावेदारी को खारिज करते हैं क्योंकि अमित शाह के मुताबिक उनसे कहीं ज्यादा योग्य नेता जो है वो पार्टी में है। और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ देख समझ कर ही कहा होगा। तो जो बात फोन कॉल से हो सकती थी, अगर वो बात अमित शाह को कहने की जरूरत पड़ रही है, गुजरात की धरती से संदेशा देने की जरूरत पड़ रही है, मतलब ऑल इज नॉट वेल बिटवीन अमित शाह एंड योगी आदित्यनाथ। और दूसरे शब्दों में कहूं तो ऑल इज नॉट वेल इन भारतीय जनता पार्टी। अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है। और जो अमित शाह ने सुझाव दिया, थोड़ा बहुत कोशिश योगी आदित्यनाथ बढ़े इसलिए अधिकारियों ने ऑफर भी दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ थोड़ी सी और कोशिश कर लेते तो शायद जो सनातनी परंपरा पर जो कलंक लगा है वो लग नहीं पाता। और क्या आपको लगता है कि अमित शाह ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि अब कुछ भी कर लो, अगर योगी आदित्यनाथ सत्ता में रहेंगे तो 2027 का विधानसभा चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे, और यूपी अगर हाथ से गया, उत्तर प्रदेश अगर हाथ से गया, तो फिर हम 2029 में दिल्ली भी नहीं जीत पाएंगे। यहां एक चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, बीजेपी में जो सेकंड लीडरशिप जो कही जाती है ना, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो, इन तीनों में योगी आदित्यनाथ का पलड़ा इसलिए भारी पड़ता था क्योंकि भगवा वस्त्र, मठ के महंत,
सनातनी नेता की छवि, हिंदूवादी नेता की छवि। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने उन्हें अब देवेंद्र फडणवीस और हेमंता बिस्वा शर्मा के नीचे ला दिया है, क्योंकि उनकी हिंदू और सनातन वाली जो छवि है वो टूट गई, उस पर डेंट लग गया, कोई माने या ना माने। अब जो तय होगा प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में, उसमें संगठन की क्षमता और लोकप्रियता देखी जाएगी। और संगठन की क्षमता के मामले में हेमंता बिस्वा शर्मा और देवेंद्र फडणवीस दोनों योगी आदित्यनाथ पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि हाल ही में एसआईआर अभियान के दौरान हमने देखा योगी आदित्यनाथ को बार बार वो संगठन को बताते हुए नजर आ रहे थे, संगठन पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे थे कि संगठन ने ढंग से कामकाज नहीं किया, जबकि वो सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में कोई भी उनकी बात मानने से इनकार नहीं कर सकता। कम से कम इस तरह की शिकायत महाराष्ट्र में न तो देवेंद्र फडणवीस ने की और न ही असम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने की, बल्कि असम के मुख्यमंत्री जो हेमंता बिस्वा शर्मा है, नॉर्थ ईस्ट के भी कई राज्यों की एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिम्मेदारी दे रखी है। यानी योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह की सलाह को ना मानकर एक बड़ा मौका एक तरह से गंवा दिया है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते फिर मैं आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़िए। निष्पक्ष और सटीक खबरों को जानने के लिए, निष्पक्ष और सटीक विश्लेषण को जानने के लिए, खबरों के पीछे का सच जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन फिर कहूंगा, या तो मेंबर के तौर पर अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो इस स्टोरी की शुरुआत में ही मैंने अपना क्यूआर कोड भी दिखाया है, उसको स्कैन करके भी आप अपनी सहायता सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।